जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? संभवतः अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे सब लोग, है ना? बच्चे, पिछले लास्ट डे मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपका जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बातें बताई थी कि आपका डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या और डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है। ओके, मैं थोड़ा 5 मिनट्स में पहले आप सब लोग को पहले अपडेट करना चाहता हूं। आपका पहले कल मैंने जो बताया था डिफरेंसेस बिटवीन डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड आपका डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, राइट? फिर से एक बार मैं कहूं आप सबसे, है ना? कल मैंने बच्चे आपको मीनिंग बताया था कि डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है और डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता। मैंने कल आपसे कहा था कि यदि किसी भी कारण से आपके पार्टनरशिप, आपका डिड में कोई परिवर्तन आता हो, यदि पुराने डिड कैंसिल होते हो और फिर से नया डिड क्या हो तैयार करना पड़े, तो ऐसा हर केस को, ऐसा हर एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, राइट? लेकिन डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है कि डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बच्चे ये होता है कि यदि किसी भी कारण से मुझे पूरे पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करना पड़े, शट डाउन करना पड़े, बिजनेस एक्टिविटीज को क्लोज कर देना पड़े, तो वो केस मेरा क्या कहलाता है? डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिल्यूशन ऑफ आपका फर्म भी कहा जाता है सिंपल तौर पे। ओके, तो डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट और दूसरा डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेकेंड। ओके, आपको ये भी मैंने बताया था डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट कब कहा जाएगा, मैंने ये भी आप सबको बताया था डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेकंड कब कहा जाएगा। तो जब सारे पार्टनर मिलजुल करके स्वेच्छा से, जब आपका आपसी सहमति से बंद करने का फैसला कर लेता है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं क्या? डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट कहा जाता है। लेकिन यदि किसी एक पार्टनर के दिवालिया होने के कारण या दो पार्टनर के दिवालिया होने के कारण या सारे पार्टनर के दिवालिया होने के कारण यदि फर्म को बंद करना पड़ता है, तो वह केस कहलाता है क्या? डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेकंड कहलाता है, राइट? तो डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेकंड, बच्चे दोनों हमें अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ना है, तो हम लोग तो पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे किसको? डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट को। और डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट बच्चे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सारा बेस्ड है डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेकंड। तो जो बच्चे ध्यान पूर्वक है डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट पढ़ेंगे, उसका डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेकंड क्या होगा? आसान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इस आपका चैप्टर को का कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, या यदि मान लीजिए इस चैप्टर को वो आपका पूरे यानी कि यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनका आपका डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी क्या होगा? आपका टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा, राइट? लेकिन बच्चे आप सब लोग है कि यहाँ पे आपका एक एक करके मैं सारे वीडियोस आपको देता जा रहा हूं। यदि किसी का कोई आपका छूटा हुआ होगा तो वह कंप्लीट करेगा, अपडेट कर लेगा, राइट? तो चलिए, ये तो मैंने कल तक मैंने जो बातें बताई थी उसी का मैं 5 मिनट्स में, जैसा कि हर क्लासेज में स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट्स में पहले आपका कर लेता हूं, मैं रिवाइज कर लेता हूं, तो उतनी बातें कल मैंने आप सबको बता दिया, राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो बच्चे देखो, आप कल मैंने जो चर्चा की थी डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और सेकेंड का, और मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ओके, ये सब मैंने आपको बताया था। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर आपका डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब होगा तो सर मुझे करना क्या पड़ेगा? आप बताओ बच्चे, आप ही बताओ कि जब आपका फर्म बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फर्म बंद होने का मतलब है सारे बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाएगा, और जब बच्चे आपका बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाएगा तो क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? तो हम सब लोग आपका क्या करेंगे? अब बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे। सर आपका जब फर्म बंद कर दिए जाते हैं तो सर कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं? हाँ बच्चे, यही तो जानने का वक्त है, यही तो जानना है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आज हम इसी पे मेनली पूरी तरह फोकस करेंगे, राइट? इसी पे आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि सर आपका जब हमारे फर्म डिसॉल्व हो जाते हैं, जब हमारे फर्म बंद कर दिए जाते हैं, जब शॉट डाउन कर दिए जाते हैं, तो क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है? तो आप जान ले बच्चे, सबसे पहला बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाना पड़ता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और चौथा बनाना पड़ता है
कैश या बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले हम सब लोग जो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। अब सवाल मन में उठता है, सर रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये बात सबसे पहले आप लोग जानेंगे समझेंगे बच्चे। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे, राइट। इस बात को भी समझाने से पहले बच्चे मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए मामला क्या है, मकसद क्या है। मकसद ये है बच्चे कि अब जैसे आपका फर्म डिसॉल्व करना है, तो फर्म जब डिसॉल्व होगा तो हम लोग एज ए पार्टनर हैं, हम सब लोग एज ए पार्टनर हैं, तो स्वाभाविक है फर्म के हम मालिक हैं, और मालिक हैं तो मालिक ही तो सब कुछ डिसीजन लेता है। तो मैं अच्छे से इस काम को सेटलमेंट करने के लिए मैंने एक आपका व्यक्ति को, ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, जिसे हम लोग लिक्विडेटर बोलेंगे। कुछ पैसे हम उसे भी क्या करेंगे, इस काम को सेटलमेंट करने के बदले में क्या करेंगे, देंगे, राइट। तो मैंने उसे सारे काम कर दिया बच्चे कि सब आपका क्या करो, सारे एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। आपको एक बात कल मैंने चर्चा भी किया था कि जिस डेट का हमारा फर्म बंद होगा, जिस डेट को हमारा फर्म डिसॉल्व होगा, उस डेट का बैलेंस शीट होना क्या है, जरूरी है। यदि बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं रहेगा तो सबसे पहले डिसोल्यूशन डेट का बैलेंस शीट क्या होगा, बनाना पड़ेगा। डिसोल्यूशन डेट का बैलेंस शीट क्या होगा, बनाना पड़ेगा, राइट। तो डिसोल्यूशन डेट का हमें बनाना पड़ेगा बच्चे। तो सबसे पहला अब डिसोल्यूशन डेट का हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मेरे सामने एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, और बैलेंस शीट में हमारे सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज रहेंगे। तो सारे एसेट्स को एक एक करके क्या करेंगे, बेचेंगे। सारे एसेट्स को बेचेंगे बच्चे, तो आपका किसी एसेट्स का वैल्यू ज्यादा भी आएगा, किसी एसेट्स का वैल्यू क्या आएगा, कम भी आएगा, और सारे लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, चुकता करेंगे। तो ओवरऑल सारी संपत्तियों को हम बेचेंगे, तो आपका किसी का वैल्यू जब ज्यादा आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, यदि किसी का कम आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक मशीन है मेरा 20 लाख का, मेरे आपका जो बैलेंस शीट में 20 लाख का एक मशीन मेरा दिख रहा है, लेकिन उसको जब मैंने बेचा तो मुझे 25 लाख रुपया मिल गया, तो 5 लाख का मुझे प्रॉफिट्स हो गए। या मुझे आपका एक फर्नीचर था 2 लाख रुपए का, लेकिन मैंने बेचा तो 1 लाख से मिले, 1 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली ये ऐसा आपका हर आपका क्या होगा, हर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ होने वाला है बच्चे। किसी एसेट्स का वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगा, तो किसी एसेट्स का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, कम मिलेगा। और इसी प्रकार से लायबिलिटीज में भी हो सकता है किसी को ज्यादा देना पड़े तो मुझे लॉस उठाना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली बच्चे क्या होने वाला है, आपका पूरे प्रोसेस करने के दौरान सारी संपत्तियों को हम बेचेंगे, और सारे लायबिलिटीज को जब हम पे ऑफ करेंगे तो मुझे या तो अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा, या तो अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा। उस अल्टीमेट प्रॉफिट, आपका अल्टीमेट लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस कहा जाता है। और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट हमें क्या होगा, बनाना पड़ेगा, राइट। ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, बनाना पड़ेगा, राइट बच्चे। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें आपका मान लीजिए इधर मेरा आपका जो है 50 लाख आया है, और इधर मेरा डेबिट साइड में 40 लाख आया है, तो मुझे ये जो प्रॉफिट होने वाला है ये मेरा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन क्या होगा, रियलाइजेशन आपका कहा जाएगा। और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितने का, 10 लाख का हमारा हो जाएगा। 50 लाख में से 40 लाख मेरा 10 लाख रुपए का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स हो जाएंगे। क्या पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है। सर आपका यदि क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, डेबिट साइड कम आएगा, तो मेरा आपका प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट। आपका यदि आपका डेबिट साइड ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा, तो क्या होगा, रियलाइजेशन लॉस होगा, राइट। ये सब हम लिख करके बताएंगे आगे चल करके हम विस्तार से। हम पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आपका मकसद क्या है, हम क्यों बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस को जानने के लिए क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात बताओ बच्चे, जितने सारे पार्टनर होंगे क्या सभी को अपने अपने पैसों की चिंता है या नहीं है? हाँ जी सर, पैसे को सबको अपने ही पैसों की चिंता होती है सर। आप बताओ बच्चे, जिस भी मान लिया जाए, क्या किसी पार्टनर को, यदि कोई पार्टनर का 10 लाख रुपया लगा है, क्या 15 लाख रुपया आप लेने दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, 1 रुपया ज्यादा लेने नहीं देंगे ज्यादा, है ना। या बच्चे, या तो मैं आपका जगह 20 लाख के बदले में मैं 25 लाख लेना चाहूं तो क्या दूसरा पार्टनर मुझे लेने देगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेने देना। आपका ना तो सर ज्यादा लूंगा, ना तो ज्यादा मैं क्या करूंगा, दूंगा। ओके, इसका मतलब है कि जो है आपका सर उचित है यहाँ पे करेंगे। तो बच्चे आप देखो,
जितने सारे पार्टनर हैं उसके कितने कितने पैसे लगे हुए थे, उसे कितना आपका एज ए प्रॉफिट के तौर पे मिला, ओके, और कितना उसने अपने बिजनेस से क्या किया, निकाला, कितना पैसा उसका लगा हुआ था और कितना पैसा उसने निकाला और कितना पैसा उसका बचा हुआ है, निकल रहा है, क्या उसको आपका जानने के लिए हमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, बनाना तो पड़ेगा। तो बच्चे पार्टनर से रिलेटेड आपका कितना पैसा उसने लगाया, कितना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिला या उसे कितना प्रॉफिट्स के रूप में मिला, राइट, और आपने उसने कितना निकाला है, कितना लॉस हुआ और उसके बाद अल्टीमेटली कितना पैसा उसका बच रहा है, इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स आपका कैपिटल अकाउंट क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या ये बातें समझ में आई बच्चे? हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ओके, अब उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका जो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पार्टनर्स लोन स्वाभाविक है, मान लीजिए कि मैंने आपका लोन किसी का ले रखा है, तो मैंने यदि लोन ले रखा है तो मुझे उसके बनाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका बना, पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश या बैंक अकाउंट। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट रूप से आपको बनाने पड़ेंगे, नेसेसरी मेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चे अब देखो, अब यहाँ पे हम एक एक करके अब इस बात को समझेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहला तो सर कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये मैंने आप सभी को पहले क्या किया, बता दिया, राइट। ओके, तो जरा देख रहे होंगे बच्चे, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि सर कौन कौन से मुझे अकाउंट बनाना पड़ा, ये तो मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। तो आपका जब फर्म डिसॉल्व होगा, अब कंक्लूजन में इतना देर मैंने जब बोला, मैंने इतने देर मैंने जब बातें बताई, तो उसको पहले मैं आपको थोड़ा अपडेट कर लूं। जब हमारा फर्म डिसॉल्व होता है तो सर आप कहेंगे कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे बच्चे? तो नंबर 1 क्या मैंने बताया, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा क्या बताया, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लास्ट में क्या है, कैश या बैंक अकाउंट। सर अब बनाएंगे कैसे सर? ये तो आपने इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। हाँ जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम आपको काफी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि कैसे बनाया जाएगा, राइट। ये सब के बारे में बताने और जानने से पहले अब सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में क्या होगा, डिटेल्स नॉलेज आपको हासिल करना होगा, राइट। तो बैलेंस शीट के बारे में पहले जानिए, तभी आप है ना कि यहाँ पे ये सारी चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। आपको बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं रहेगा तो ये सब आप आसानी से बना नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में डिटेल्स में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए सर कितने सारे टाइप्स के एसेट्स होते हैं, रियल एसेट्स क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, आपका ये सब हमारा टेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, आपका नॉन करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, राइट। ये सब से बारे में आपको जब मैं बताऊंगा तभी तो कॉन्फिडेंटली एंट्री कर पाएंगे और ट्रीटमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, नहीं कर पाएंगे बच्चे। ओके, साथ में आपको आपका 12th में बच्चे आपने पढ़ा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो क्या अब मैं दोबारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताऊंगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बताएंगे, है ना। लेकिन बच्चे मैं बताने वाला हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हाँ मैं तो भूल गया सर, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी बच्चे, मैं जानता हूं कि आप है कि यहाँ पे पढ़ते जाते हैं एक तरफ से और भूलते जाते हैं, इसलिए मैं हर चीजें जो जरूरत रहती है मैं एक एक चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहता हूं। तो चलिए हम सब लोग चलते हैं अब बैलेंस शीट की ओर, और वहां पे टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में हम पहले डिटेल्स में चर्चा करें, कि ताकि हमारा आगे हमारा रास्ता आपका क्या हो, तैयार हो सके, राइट। तो हम लोग उसी पे हम लोग जाना चाहेंगे। तो सबसे पहला देखो बच्चे, आपका टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज हम आपका जो है एक बात बताना चाहेंगे कि देखिए सबसे पहला हम जाना चाहेंगे किस पे, बैलेंस शीट पे, है ना। क्योंकि आपके सामने बैलेंस शीट ऑलवेज रहेगा, हर सवाल में आपका बैलेंस शीट रहेगा, और बैलेंस शीट के बारे में आप जब आपका डिटेल्स में नहीं जानेंगे, डेप्थ में नहीं जानेंगे, तो ट्रीटमेंट अच्छे से क्या होंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब चलते हैं हम लोग आपका बैलेंस शीट की ओर। तो देखिए बच्चे, मैंने एक विस्तार से मैंने क्या किया, एक बैलेंस शीट मैंने बना रखा है, राइट। अब देखो ये हमारा बैलेंस शीट की बातें कर रहे हैं, राइट। तो देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे कि बैलेंस शीट में हमारा देखिए सब मैंने ढेर सारे मैंने आपका आइटम दे रखा है। देखिए बच्चे, ये देख रहे होंगे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका 4 कॉलम्स है, लायबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है और अमाउंट है,
कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्चर एंड फिटिंग है, मशीनरी एंड टूल्स है, गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है, सो मेनी आइटम। हमारा इन्वेस्टमेंट है, राइट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, बहुत सारे आइटम हो सकते हैं बच्चे। उसी प्रकार से लायबिलिटी साइड में होगा क्या सर, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग आपका रिजर्व नहीं बच्चे, ये आउटस्टैंडिंग आपका रिजर्व नहीं है, मैं इसको आपका ठीक करा दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपके मटेरियल में सही मिलेगा, राइट, मटेरियल में सही मिलेगा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए, राइट। हमारा आपका जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड है, प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। ये सब फंड होता क्या है सर, आगे मैं बताता रहूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा देखे और सर क्या होता है पहले तुरंत तो बता दीजिए, ना ना ना, हम आपको बारी बारी से क्या करेंगे, बताएंगे, आगे चल करके मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहला देखिए बच्चे, ये तो आपका बैलेंस शीट है। हर सवाल में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, मिलेगा आपको, बैलेंस शीट आपका दिया हुआ रहेगा, राइट। अब हमें सीखना क्या है, टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में। देखिए ये सबसे पहले आपको विस्तार से जानना ही चाहिए, हर बच्चों को जानना चाहिए, राइट। तो हर बच्चों को जानना चाहिए। तो मैं अब इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, राइट। तो ये आपको मैं बताने वाला हूं, अब इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं डिटेल्स में, कि टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में आप जरा सीखिए और समझिए। ओके, देख रहे हैं बच्चे, सारे एसेट्स को मेनली पहले दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक रियल एसेट जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संपत्तियां, और एक फिक्टिशियस एसेट जिसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संपत्तियां। सर ये होता क्या है सर, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये बच्चे आप इसको आपका जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो आपको समझाने जा रहा हूं, लाइफ टाइम याद रखिएगा, जिससे कि आपको हमेशा हमेशा क्या होगा, आपको दोनों में डिफरेंसेस समझना ये आपका आसान हो जाएगा, राइट। तो आपका रियल एसेट जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संपत्तियां, सर होता क्या है ये आप जरा सुनिए। कहता है वैसी संपत्तियां, वैसी संपत्तियां जो सेलेबल हो और जिसका आपका जो सेलेबल हो मतलब बेचने योग्य हो, और जिसका कुछ ना कुछ रियलाइज वैल्यू मिले, तो वैसी संपत्तियों को क्या कहा जाता है, रियल एसेट्स कहा जाता है। और वैसी संपत्तियां जो आपका सेलेबल ही ना हो, जो बेचने योग्य ना हो, जो बेचा ना जा सके, और जिसका ऑलवेज रियलाइज वैल्यू होगा, जिसका ऑलवेज रियलाइज वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, उसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आप आराम से समझिएगा, जैसे रियल एसेट्स की यदि मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, फिर से एक बार मैं कहता हूं, दोहराता हूं, रियल एसेट जैसे हिंदी में वास्तविक संपत्तियां कहते हैं। वास्तविक संपत्तियों का मतलब मैंने क्या बताया, वैसी संपत्तियां जिसका आपका जो सेलेबल हो, जो बेचने योग्य हो, जिसे बेचा जा सके, जिसको बेचा जा सके, आपका जिसका रियलाइज वैल्यू कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं रियल एसेट। लेकिन वैसी संपत्तियां जो सेलेबल ना हो, बेचा ही ना जा सके, और उसका ऑलवेज रियलाइज वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, तो उसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, काल्पनिक संपत्तियां कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, पिक्चर एंड फिटिंग्स है, मशीन एंड टूल्स है, हमारे स्टॉक है, डेटर्स है, ओके, इन्वेस्टमेंट है, ये सब हमारे रियल एसेट्स कहलाएंगे। क्यों, सेलेबल है। मशीन है, मैंने 5 लाख का मशीन मैंने खरीदा, क्या मैं 5 लाख का मशीन में बेचूंगा, तौल के भी बेचूंगा, कचरे के भाव में बेचूंगा, तो मुझे 10-20 हजार रुपया क्या होगा, मिलेगा, राइट। तो ये सेलेबल है, बेचा भी जा सकता है, और इसका रियलाइज वैल्यू हमारा आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, मिलेगा। तो इसे हम लोग आपका क्या बोलेंगे बच्चे, रियल एसेट। तो हमारा जैसे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्चर एंड फिटिंग्स है, मशीन एंड टूल्स है, हमारे गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है, ये सब मेरा रियल एसेट्स है। क्या बच्चे, रियल एसेट्स है। हमारी काफी नाम, आपका नाम है, शोहरत है हमारे फर्म का, हमारे बिजनेस का, यदि हम इसे आपका बेचना चाहेंगे तो बेचेंगे, दैट इज हमारा क्या होगा, गुडविल, हमारा सेलेबल है। और बहुत सारी कंपनियों का, जो भी कंपनियां बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसका करोड़ों रुपया गुडविल के बदले में मिलता है। आज बहुत सारे स्टार्टअप बेचे जाते हैं बच्चे, आपका बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनियों को खरीद लेती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े अमाउंट देकर के खरीदती है, राइट। जैसे बैजू ने आकाश को खरीदा, तो ये क्या आपका 8500 करोड़ रुपए का लगभग डील है, तो क्या 8500 करोड़ रुपए का उसका एसेट्स है, क्या नहीं, उसका ब्रांड वैल्यू मिला, दैट इज गुडविल का पैसा उसे हमें यहाँ पे दिया गया, राइट। तो आखिर इसका मतलब है वो हमारा सेलेबल है, बेचा जा सकता है, राइट, वो रियल एसेट्स है, रियल एसेट। लेकिन बच्चे
फिक्टिशियस एसेट्स की कहानी मैं सुनाऊं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोग जानते हैं किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के दौरान जो कानूनी रूप से स्टार्टिंग में जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसे हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और बच्चे आप बताओ, किसी कंपनी को आपने खोला और स्टार्टिंग में 5 लाख आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ा, लेकिन अगले साल आप शट डाउन कर देते हैं, कंपनी को बंद कर देते हैं। और कंपनी जब बंद हो जाएगा तो क्या 5 लाख रुपया क्या होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के रूप में जो कानूनी रूप से आपको खर्चे हुए, क्या गवर्नमेंट से मांग लीजिएगा कि लाइए मेरा पैसे वापस करो, मैं तो कंपनियां बंद कर दिया। क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं संभव है। तो इसका मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, सेलेबल भी नहीं हो सकता सर, बेचा ही नहीं जा सकता बच्चे, इसलिए हमारा इसका ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, 0 हो ही जाएगा। मैं और बताता हूं बच्चे एक बहुत शानदार एग्जांपल फिक्टिशियस से आपका एसेट्स का, जैसे एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए कि आपने अभी बिजनेस ओपन करे, आपने ओपन किया और 50 लाख या मान ली 1 करोड़ का आपने एडवर्टीजमेंट हैवी एक्सपेंडिचर पूरे शहर में आपने करवा दिया, 1 करोड़ रुपए का आपने एक्सपेंडिचर करा दिया। एक्सपर्ट लोगों की राय है इसका बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। तो आपका रूल कहता है कि भैया आप एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के कारण पीएल अकाउंट में जाना चाहिए, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए। लेकिन हमारा आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से बच्चे सारे जब हैवी लेवल पे, जब बड़े पैमाने पे हमारा आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है तो एक ही साल के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर क्या होता नहीं किए जाते, उसको कई सालों में क्या होता है डिवाइड कर देना पड़ता है, राइट। तो जैसे मान ली जाए कि आपका 1 करोड़ रुपए का हमारा आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, तो अगले 5 सालों में जब बांटेंगे तो 20-20 लाख रुपए का मुझे 5 सालों में क्या होगा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए बच्चे 1 करोड़ रुपए हमने एक आपका एडवर्टीजमेंट के रूप में मैंने खर्च कर दिया, पहला साल मैंने आपका अभी पहले साल पीएल अकाउंट में डाला 20 लाख, तो मेरा बैलेंस शीट में हमारा एडवर्टीजमेंट कितना दिख रहा होगा, 80 लाख मेरा दिख रहा होगा, 80 लाख रुपया। फिर अगले साल के पीएल अकाउंट में डालेंगे 20 लाख, फिर कितना दिखेगा 60 लाख, फिर कितना डालेंगे 20 लाख, फिर कितना दिखेगा 40 लाख, फिर डालेंगे 20 लाख, फिर कितना दिखेगा 20 लाख, फिर कितना डालेंगे 20 लाख, फिर कितना बचेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आपका 5 सालों में, तो जो मैंने 20 लाख रुपया ने जो डाला पहला साल में वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लाया, जबकि मेरा बैलेंस शीट पे जो मेरा 80 लाख दिख रहा है इसे बोलेंगे डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, या इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में जाना जाता है। कैपिटल इन नेचर होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ट्रीट किया जाता है, राइट। तो बच्चे एक बात बताओ, पहला साल हमने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन यदि हमें बिजनेस को बंद कर देना पड़े, 1 करोड़ रुपया मैंने आपका खर्च किया, लेकिन आपका गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से या कोरोना काल में आपका बहुत सारे आपके कंपनियां फेल करती जा रही है, तो उसके वजह से बिजनेस को बंद करना पड़े, तो क्या आपका जो हमने एडवर्टीजमेंट के रूप में खर्चा कर दिया, क्या 80 लाख रुपए मुझे वापस मिलेंगे? क्या मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले से कहूंगा मेरे पैसे वापस कर दो? क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, उसका ऑलवेज रियलाइज वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएगा। सेलेबल ही ना है बच्चे, आपका बेचा ना जा सकता है, तो उसका ऑलवेज क्या होगा, रियलाइज वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो ये बात, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर है बच्चे आपका, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है, आपका अंडरराइटिंग कमीशन हो जाता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाता है। ये चौथा नंबर में बच्चे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हो जाता है। एडवर्टीजमेंट आपका क्या है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है, राइट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये जो तो हमारा ये मैंने बता दिया। अब रियल एसेट्स की बात करें सर, रियल एसेट्स आपका वैसी संपत्तियां जो बच्चे आपका जो सेलेबल हो, जो बेचा जा सके और जिसका रियलाइज वैल्यू कुछ ना कुछ हमारा हो, तो उसे हम लोग रियल एसेट्स के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसको मेनली 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ, आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ साइट। एक आपका समय के आधार पे संपत्तियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया सर। एक आपका समय के आधार पे संपत्तियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक हमारा कहलाता है फिक्स एसेट, जिसे हम लोग आज का मॉडर्न नाम हो गया नॉन करेंट एसेट्स। क्या बच्चे? नॉन करेंट एसेट। और दूसरा हो जाता है क्या, करेंट एसेट्स हो जाता है, राइट। अब उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइट, देखने के आधार पे संपत्तियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, आपका टेंजिबल एसेट्स और दूसरा कौन सा, इनटेंजिबल एसेट्स हो गया, राइट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फिक्स एसेट। यानी आपका फिक्स एसेट्स का मतलब क्या बच्चे, वैसी संपत्तियां जिसका लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हो, वैसी संपत्तियां जो सालों साल तक चलता रहे, उसे हम लोग नाम का फिक्स एसेट्स कहते हैं, या नॉन करेंट एसेट्स के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन सर करेंट एसेट्स कहते किसे हैं, तो वैसी संपत्तियां जो 12 मंथ के अंदर ही क्या हो, के रूप में कन्वर्टेबल हो,
कैश के रूप में कन्वर्ट कर दिए जाए तो उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप बताओ बच्चे, आपने जो माल खरीद करके लाया है, क्या चाहते हैं 2 साल के बाद बिके या तुरंत बिके? तुरंत बिके, आपका यही चाहते हैं। तो भाई क्या हमारे पास स्टॉक जो है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटस है, बिजनेसबल है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये सब प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, ये सब मेरे करंट एसेट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कैश के रूप में हमें 12 मंथ के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग आपका करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन फिक्स एसेट आपका जैसे मैशनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, हमारे गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है, ये सब ऑलवेज लाइफ टाइम आपका लंबे समय तक चलता रहेगा, सालों साल तक की लाइफ होती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट्स के नाम से जाना जाता है। क्या बात समझ में? दैट इज आल्सो कॉल्ड आपका क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट्स के रूप में जाना जाता है, राइट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइट, देखने के आधार पे संपत्ति को 2 कैटेगरी में बांटा गया, टैंजिबल एसेट्स और दूसरा क्या है? इनटैंजिबल एसेट। वैसी संपत्तियां जिसे हम लोग आपका क्या हो, जिसका फिजिकल शेप एंड साइज हो, जिसका हम लोग देख सकें, अपनी खुली आंखों से देख सकें, महसूस कर सकें, उसे हम लोग टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। और वैसी संपत्तियां जिसे सर देखा ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, आपका पे उसे कहते हैं क्या? इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं, राइट। जैसे टैंजिबल एसेट, जैसे ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे हमारा फर्नीचर, ये हमारा डिजिटल बोर्ड, राइट, ये सब हमारे आपका जितने सारी बिल्डिंगे वगैरह, मोटर कार वगैरह, ट्रक्स वगैरह, ये सब मेरे टैंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन सर इनटैंजिबल एसेट्स कौन सा है? इनटैंजिबल एसेट जैसे गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है। क्या गुडविल दिखता है क्या? ऐसा है, वैसा है? क्या ये कोई शेप एंड साइज होता है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये हमारा गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है, लाइसेंस है, ये सब मेरे सब क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स है। ओके, तो बच्चे देखा होगा, आप ये बात समझ चुके होंगे कि यहाँ की हमारा जो है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स हमारा क्या होता है, ये मैंने आप सबको यहाँ तक मैंने बता दिया। ओके, तो आप देख रहे हो बच्चे, मैं अब आगे आपको लेके चलता हूँ, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज की ओर लेकर के चलता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के रूप में बच्चे यहां तक मैं आपको आज चर्चा करूंगा। ओके, तो कल मैं आपको नॉमरिकल की ओर लेकर के बढ़ूंगा, कल नॉमरिकल की ओर मैं आपको आके लेके बढ़ूंगा। कल मैं फिर आपको बताऊंगा, डिटेल्स में बताना शुरू करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाओगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाओगे, कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, ये सारी बातें हमसे आपका चर्चा करते चलेंगे। लेकिन बच्चे आज मैं अभी यहां तक टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज तक आप लोगों को मैं कंप्लीट कर देता हूं, राइट। ओके, तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज की जहां तक बात है, देखो बच्चे, ये आपका मेनली आप इतनी सारी लायबिलिटीज को मेनली 5 कैटेगरीज में बांटा गया। नंबर 1 आपका क्या है? ऑन द आपका यदि मैं आपका इसे अलग अलग बेसिस पे मैं बांटूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा पार्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज के आधार पे बांटूं तो इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी और दूसरा क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। तो सर आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज आपका हो जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये बच्चे यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटीज का आपका जो है कंटीजेंट लायबिलिटीज, राइट। तो ये यानी कंटीजेंट लायबिलिटीज आपका क्या हुआ, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी वो आपको जो है ना यहाँ पे इसमें प्रिंटेड में आपको क्लियर मिलेगा। तो खैर जब ओके बच्चे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करें तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता क्या है सर? यानी दो लायबिलिटी विच आर रिलेटेड टू द आउटसाइडर, आपका वो लायबिलिटी जो हमें बाहरी वालों लोग को देना है, वैसे हमारी लायबिलिटी जो मुझे आउटसाइडर को पे करना पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दो लायबिलिटी विच आर रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। यानी वे सब आपके यहाँ पे क्या होगा? वे सब आपके जो कर्जे हैं जो मुझे आपका मालिक से रिलेटेड हो, ऑनर से रिलेटेड हो, प्रोप्राइटर से रिलेटेड हो, शेयर होल्डर से रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, राइट बच्चे। तो जरा सोचिए बच्चे, मान लिया जाए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि 50 लाख रुपया मिस्टर आपका क्या हुआ? मिस्टर राजू ने, मिस्टर आपका श्याम ने 50 लाख रुपया लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। तो 50 लाख रुपया बिजनेस किया तो मेरे बिजनेस में क्या आया? कैश। क्या आया? कैश, राइट। और मेरे लिए आपका एसेट्स हो गया कैश, लेकिन लायबिलिटीज भी जानते हैं। कॉमर्स आपका कॉमर्स के अंतर्गत में क्या माना गया है? आपका अकाउंट्स के अंतर्गत में ये माना गया एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो किसका करते हैं? बिजनेस का करते हैं। बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते बच्चे, बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या ये बातें समझ में आई? ओके, तो भाई यहाँ पे हम बिजनेस का आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते। तो 50 लाख रुपया राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम रखा चंदा मामा। तो चंदा जो बिजनेस है वो क्या फील करेगा कि मुझे राजू को 50 लाख रुपया क्या करना है? लौटाना है। इसलिए आपका कैपिटल एक प्रकार का क्या हो गया? लायबिलिटीज हो गया।
और ये लायबिलिटीज कैसा है, ऑनर से रिलेटेड है, मालिक से रिलेटेड है, इसलिए इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाएगा। ओके, तो इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल हो जाता है बच्चे, इंटरनल लायबिलिटी। एनी टाइप ऑफ रिजर्व एंड फंड क्या कहलाता है? इंटरनल लायबिलिटी। प्रॉफिट क्या कहलाता है? इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन मैंने बैंक से 50 लाख रुपीस लोन लिया, मैंने बैंक से 50 लाख लोन लिया, क्या मैं मालिक को लौटाऊंगा या बैंक को? बैंक को लौटाऊंगा, तो कहलाएगा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये सब जितने प्रकार का एक्सपेंडिचर मेरा देना है सब आउटसाइडर को देना है सर, तो ये सब मेरा आपका क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा, राइट? एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैंने महाजन से मैंने बकाया लाया था 20 लाख का, मुझे क्रेडिटर है, मुझे चुकाने पड़ेंगे, दैट इज हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसका मतलब है जो आउटसाइडर से रिलेटेड जो देना रह गया सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और जो प्रोप्राइटर और मालिक से रिलेटेड देना है वो हमारा कहलाएगा क्या? इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा। ओके, तो ये बात ही समझ में आ गया होगा बच्चे। अब जरा समझिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अरे वैसे का आपका लायबिलिटी, वैसे कर्जे जो 1 साल के बाद चुकाना पड़े, और वैसे लायबिलिटी जो मुझे 12 महीने के अंदर ही चुकाना पड़े, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं, या करंट आपका लायबिलिटी। देखो आपका करंट लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। करंट आपका क्या होता है बच्चे? लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब है कि वैसे लायबिलिटी, वैसे कर्जे जो मुझे 1 साल के बाद चुकाना पड़े, जैसे बैंक से मैंने लोन लिया तो अगले 4 साल के लिए मैंने लोन लिया, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा। लेकिन यदि मैंने बैंक से लोन लिया लेकिन मैंने 8 महीने के लिए लिया, 9 महीने के लिए लिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा, राइट? लेकिन आपका मैंने 4 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, मेरा क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा, राइट? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज कहते हैं, राइट? तो ये बच्चे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज हो गया। अगला नेक्स्ट एंड लास्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब आकस्मिक दायित्व, जो मुझे पहले से पता नहीं था, अचानक मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे अचानक देना पड़ेगा, उसे कंटीजेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। यानी आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब, इसको और सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो वैसे लायबिलिटी जो किसी के घटना के घटित होने या ना होने पे डिपेंड करता हो, किसी के घटना के होने या ना होने पे डिपेंड करता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कंटीजेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, आपके फैक्ट्री में मान लीजिए, आपके फैक्ट्री में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, अचानक मान लीजिए किसी के ऊपर लोहे का टुकड़ा गिरा, उसका स्पॉट डेथ हो गया। क्या आपको पहले से पता था क्या? नहीं सर, लेकिन मुझे तो अब क्या होगा? कंपनसेशन था, देना पड़ेगा। मुझे पहले से कुछ जानकारियां नहीं थी, लेकिन मुझे आपको 5 लाख रुपया मुझे देना पड़ा, बाई कोर्ट भी सर देना पड़ा, या मैं आपका पे क्या करूं, मैं कोर्ट आपका, मैं लेबर लॉ से बंधा हुआ हूं, मुझे आपका कंपनसेशन के तौर पे मुझे 5 लाख देना पड़ा, तो सर मुझे पहले से कोई पता नहीं था, लेकिन मुझे आपका घटना के घटित होने पे, यदि वो नहीं मरता तो मुझे देना नहीं पड़ता, मर गया तो देना पड़ेगा, वो भी वर्किंग प्लेस पे मर गया तो देना पड़ेगा, अदरवाइज है कि यहाँ पे क्या होता, मुझे देना नहीं पड़ता, तो ये मेरा कंटीजेंट लायबिलिटीज हो जाता है। आप किसी को बिल देते हैं, बिल आपने किसी से आपको मिला, किसी से आपको बिल मिला, और बिल मिला बच्चे जाके बैंक में आपने डिस्काउंट करवा लिया, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो मर गया, तो बैंक वाला फिर आपसे क्या करेगा? पैसा वसूल कर लेता है। तो दैट इज हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब है कि वैसे लायबिलिटी जिससे पहले से मुझे पता नहीं हो, मुझे आपका क्या हुआ? देना पड़ता, देना पड़े, तो वैसे लायबिलिटीज को कंटीजेंट लायबिलिटीज कहा जाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? ऐसे तो बच्चे आज मैंने इतना तक थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम इससे आगे लेकर के आपको जाएंगे और आपको सिखाने वाले हैं अगला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स गारंटी अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। ये सब डिटेल्स में आप सब लोग को मैं समझाने वाला हूं, मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई बच्चे? हाँ जी, तो ये सारी बातें बच्चे ये मैंने आप सबको बता दिया। अब ये आपको सबसे पहले इतना बातें सब कंप्लीट हो गया, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और फिर हम लोग नई बातों के साथ हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तब तक के लिए ओके।